नमस्कार जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वेब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईबीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें ईबीएस में हमने साथ में कुछ शिक्षण के भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न भी रखे हैं। दोस्तों यदि आप सीटेट एग्जाम, हरियाणा टेट, यूपी टेट और साथ में किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं और आपके सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न रखे हैं। दोस्तों एक बात बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी प्रश्न एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल बनाया गया है और मुख्यतः ये प्रैक्टिस सेट सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट करते चलिएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरणों का क्या करता है, सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है खनिज लवण, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो कह रहा है कि एक अध्यापक है और वो आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के क्या है उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वो अपने विद्यार्थी को क्या पढ़ाना चाहता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीटेट में आपके लिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब से ऑनलाइन मोड में क्या हुआ, परीक्षा होनी शुरू हो गई है, तब से क्या है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं सीटेट के लिए। और आप बिल्कुल याद रखिएगा कि सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा, इसका कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए इसको, तो देखिए जो आलू है, आलू को याद रखिएगा कि जो आलू है उसमें क्या पाई जाती है, स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। आलू में किसकी मात्रा पाई जाती है, ज्यादातर स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए जो स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। देखिए चावल की बात करती है तो इसमें भी स्टार्च की मात्रा पाई जाती है जो एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ब्रेड की बात करते हैं तो इसमें भी क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शक्कर तो देखिए शुगर तो बिल्कुल देखिए शुगर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ कि जो एक शिक्षक है वो आलू, चावल और ब्रेड और शक्कर के क्या है उदाहरण लेता है, उसके पढ़ाने का मतलब क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाना चाहता है विद्यार्थी को। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। पहला ऑप्शन है अमोनिया का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर देखिए ऑक्सीजन का। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो शुष्क बर्फ है उसका ठोस रूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल देखिए फटाफट प्रश्नों को करेंगे, ज्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए हम जितने से ज्यादा तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल हमको करना है। दोस्तों एक बात और बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है आपको कि बिल्कुल मेरे लिए प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को एक बिल्कुल लाइक देकर जाइएगा। यहाँ पर आपको लाइक का बटन मिलेगा बगल पर, यहाँ पर तो आपको लाइक करके ही जाना है वीडियो को। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऊष्मा का अच्छा सुचालक पदार्थ है। ऑप्शन दूसरा है ऊष्मा का एक अच्छा कुचालक पदार्थ है। ऑप्शन तीसरा है ऊष्मा का अर्धचालक फ़ारेनहाइट होता है, या फिर ऑप्शन चौथा है हीट। तो देखिए यहाँ पर बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। कह रहा है कि देखिए लोहे की एक छड़ है, मान लीजिए एक लोहे की छड़ है और मैंने इसको क्या है एक बर्नर के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, ज्वाला दे रहा हूँ। तो कहता है कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार की इसको ज्वाला देते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, तो क्या है धीरे धीरे इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ पर भी क्या हो जाती है, ऊष्मा पहुंच जाती है और दूसरा सिरा भी इसका गर्म हो जाता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि एक ऊष्मा का क्या है अच्छा सुचालक पदार्थ है। अब देखिए ऊष्मा की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जो ठोस है लोहा क्या है, एक ठोस का उदाहरण है। लोहे की छड़ क्या है, यहाँ पर एक ठोस का उदाहरण है। जो ऊष्मा का संचरण ठोस में यदि आपको पूछता है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, तो आपको याद रखना है कि चालन विधि के द्वारा
चालन विधि के द्वारा ठोस में क्या होता है, ऊर्जा का संचरण होता है। इसमें क्या होता है कि एक परमाणु, एक अणु क्या है, दूसरी जगह नहीं जाता है, अपनी जगह पर स्थित रहता है। वो क्या करता है कि एक अणु, जैसे मान लीजिए कोई छड़ है ये, तो इसका जो एक अणु है वो क्या करता है, दूसरे अणु को क्या करता है, ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। इसके बाद दूसरा अणु तीसरे अणु को ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। इसी प्रकार के एक क्रम में क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। और देखिए इसी प्रकार से दूसरे सिरे तक क्या होती है, ऊष्मा पहुंच जाती है। इस प्रकार से दूसरा जो सिरा है लोहे का, वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो देखिए जो क्या है, एक अच्छा सुचालक का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। बिल्कुल देखिए कह रहा है कि विलयन को पाठ की व्याख्या करने हेतु एक शिक्षक को विलय के रूप में कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है नारियल का तेल, ऑप्शन दूसरा है नारियल का पानी, ऑप्शन तीसरा है पारा को लेना चाहिए, या फिर ऑप्शन चौथा है सोडियम क्लोराइड को लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विलय होता है जो एक प्रकार का क्या होता है, ठोस होता है। जैसे मान लीजिए विलायक क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, इसके बाद बिल्कुल विधिवत यहाँ पर एक अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो विलयन की बात करते हैं सबसे पहले, तो मान लीजिए एक यहाँ पर मैंने विलयन ले रखा है, और विलयन में मैंने सबसे पहले इसमें ले रखा है पानी। तो देखिए जो पानी होता है वो क्या होता है, सबसे अच्छा विलायक होता है। सबसे अच्छा विलायक होता है कौन, जल होता है, सबसे अच्छा विलायक होता है। इसमें क्या करूंगा, मैं विलय की मात्रा मिलाऊंगा। विलय के रूप में मैंने किसको मिलाया है, विलय के रूप में मैं क्या मिलाऊंगा, नमक को मिलाऊंगा, सोडियम क्लोराइड को मिलाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एक विलयन का निर्माण हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक विलयन बोलेंगे। जब देखिए एक विलय को विलायक में घोला जाता है, तो देखिए यहाँ पर विलयन का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए जो एक अच्छे विलय के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो विलय होता है वो ठोस के रूप में होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर शक्कर ले लेता, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नमक के स्थान पर शुगर हो जाता। कोई भी मैं एक ऐसा विलय ले सकता हूँ। देखिए जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कुछ इस प्रकार की में भी पोटेशियम हो गया, ऐसे पदार्थ ले सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। पहला ऑप्शन है SO2 तथा NO2, ऑप्शन दूसरा है CO तथा N2, ऑप्शन तीसरा है CO तथा CO2, ऑप्शन चौथा है धूल तथा O3। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा का कारण है, पहला ऑप्शन बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए कौन से जिम्मेदार है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार तत्व यौगिक हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो SO2 है और NO2 है, उसका रीजन क्या होता है, देखिए जहां पर ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है, जहां पर ज्यादातर उद्योग चल रहे हैं, वहां पर देखिएगा क्या होता है कि जो SO2 और NO2 गैस का निर्माण होता है उद्योगों के द्वारा, जो चिमनियों से गैस निकलती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वो क्या करती है कि जो वर्षा के साथ बादलों के साथ में क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, और वर्षा की बूंदों के रूप में क्या होती है, जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और वर्षा के रूप में जैसे ही नीचे गिरती है, तो देखिए चाहे वो पशुओं के ऊपर गिरे, फसल हो या कोई इमारत के ऊपर गिरती है, उसको क्या करती है, हानि पहुंचाती है। जैसे देखिए ताजमहल का पीला पड़ना इसका क्या है, एक उदाहरण है। जो आगरा का ताजमहल है उसको क्या है, अम्ल वर्षा के कारण वहां पर ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है। देखिए अम्ल वर्षा के कारण क्या हुआ है, जो ताजमहल है वो पीला पड़ गया है। थोड़ी बहुत क्या है, जो पत्थर है संगमरमर का, उसका वो क्या है, उसमें पीलापन आ गया है। इसी प्रकार देखिए यदि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, जो अम्ल वर्षा के रूप में जो नीचे गिरता है, यदि किसी की त्वचा पर गिरता है तो उसमें कैंसर जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है होने का। यदि किसी फसल पर गिरता है तो देखिए फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, पेड़ पौधे इसके द्वारा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरी गैस आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको याद रखना है। ये क्या होती है, लकड़ी के या किसी कोयले के क्या होती है, अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। और देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपने जो गांव से बिलोंग करते हैं जितने लोग भी, उनको देखा होगा, तो वहां पर उनकी माताएं बहनें जो हैं वो क्या है, चूल्हे से खाना बनाती हैं, जिसके कारण लकड़ी को जलाती हैं, कंडे जो उपले होते हैं गोबर के उसको भी जलाते हैं। उसके क्या है, अपूर्ण दहन के कारण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके कारण देखिए जो
कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इतने ज्यादा हानिकारक होती है, वो क्या होती है कि कार्बन जो ऑक्सीजन है उसकी तुलना में कई गुना इसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता होती है। वो जो क्या है, हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़कर क्या करती है, वो दम घुटने वाली ये गैस होती है, जिसके कारण क्या होती है कि मानव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके कारण इसको देखिए मीठा जहर, इसको क्या बोलते हैं, मीठा जहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको याद रखना है कि मीठा जहर किसको कहा जाता है, तो मीठा जहर के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड को हम जानते हैं। इसके अलावा देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस के भी नाम से भी जानते हैं। क्या, दम घोंटू गैस के नाम से किसको जाना जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। कह रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, बिल्कुल देखिए बताइएगा। पहला ऑप्शन है विलुप्त हो रहे जीव, ऑप्शन दूसरा है सुभेद्य जीव, ऑप्शन तीसरा है आपत्तिग्रस्त जीव और ऑप्शन चौथा है ये सभी। तो देखिए ऐसे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे जीवों को क्या है, रेड डाटा बुक में क्या है, इनका नाम चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या है इनकी एक सूची तैयार कर ली जाती है। तो वो कौन सी सूची कहलाएगी, रेड डाटा सूची कहलाती है। देखिए रेड डाटा की बुक करते हैं तो देखिए आईयूसीएन के द्वारा इसको क्या है जारी किया जाता है। और यदि कहते हैं कि सबसे पहले रेड डाटा बुक कब जारी की गई थी, तो देखिए आपको 1963-64 को आपको याद रखना है कि आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा बुक पहली बार कब जारी की गई थी। तो देखिए 1963-64 में जारी की गई थी। और इसमें क्या है, विलुप्त प्राय जीवों का वर्णन रहता है। ऐसे जीव जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको क्या है, नाम दर्ज कर लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि अत्यधिक चारण का परिणाम है, ऑप्शन पहला है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन दूसरा है ताप प्रदूषण, ऑप्शन तीसरा है मृदा अपरदन और ऑप्शन चौथा है जलवायु परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि मृदा अपरदन क्या होता है, अत्यधिक चारण के कारण क्या होता है, मृदा अपरदन की घटना आपको देखने को मिलेगी। देखिए जो जीव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बकरी है, वो क्या करती है कि चुनकर क्या होती है कि जो हरियाली लगी होती है नीचे, मान लीजिए कोई भी वनस्पति है, उसका चुनकर क्या करती है, चारण करती रहती है। तो उसको क्या होती है कि फसल नष्ट हो जाती है वहां की। और वो क्या होती है, मिट्टी को, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। जब वो क्या है कि चारण कर ली जाती है, बार बार उसको क्या है चल लिया जाता है, तो मृदा अपरदन की घटना वहां पर देखने को आपको मिलेगी। फिर वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, कट कर कर बह जाती है धीरे धीरे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक और इंपोर्टेंट प्रश्नों की सूची में एक और फिर से आपके सामने प्रश्न रहा है। कह रहा है देखिए गलत कथन का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन दूसरा है कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की क्या है, माप है। ऑप्शन तीसरा है कि वनीकरण और वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं। ऑप्शन चौथा है कि वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम नीचे से ऊपर की ओर क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और फिर मध्य मंडल और फिर क्या है, आयन मंडल। तो देखिए यहाँ पर एक एक कथन को बिल्कुल आप अच्छे से देखेंगे, फिर इसके बाद में आपको क्या है सही आंसर बताना है इसका। तो देखिए आपको बताना है कि इसका गलत कथन कौन सा गलत कथन है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। कहता है कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो अधिक है वो क्या है, गलत है। जो पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है वो क्या होता है, साधारण पेट्रोल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गैसों की क्या है, माप है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा क्या है, राइट है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। देखिए जो फुटप्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है, वो क्या होता है आप समझ लीजिए। देखिए किसी संस्था या फिर व्यक्ति के द्वारा कुल किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जन से क्या है, कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा क्या कहलाती है, कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर वनीकरण और वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं, तो ये भी सही है। वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम क्या है, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, इसके बाद होता है समताप मंडल, इसके बाद होता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और जो लास्ट में होता है वो होता है वर्ही मंडल। तो देखिए जो वो चौथा है बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। जो गलत था वो कौन सा था, पहला था। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर पेट्रोल का क्या होता है, ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिया जाने वाला पौधा बताना है आपको कौन सा है।
पहला ऑप्शन है सरकंडा, ऑप्शन दूसरा है गन्ना, ऑप्शन तीसरा है खजूर या फिर बांस। तो देखिए भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 था, जो 17 का था, उसमें देखिए वृक्षों की सूची से निकाल दिया जाना पौधा कौन सा है, तो बांस को क्या है वृक्षों की सूची से निकाल दिया गया है। अब जो लिस्ट आएगी इसकी वो क्या है पौधे की लिस्ट में आएगा, जो क्या है बांस एक पौधे के रूप में। अब देखिए जो बांस है इसको आपको याद रखना है, जो बांस है वो क्या है संपूर्ण जीवन में क्या है एक बार प्रजनन होता है। इसके मध्य में क्या होता है बांस क्या है संपूर्ण अपने पूरे जीवन काल में एक बार इसमें आपको पुष्प लगे हुए देखेंगे, एक ही बार इसका प्रजनन होता है। एक ही बार क्या होता है, एक ही बार जो प्रजनन करता है वो कौन सा पौधा है, वो है बांस। अब देखिए जो बांस है उसको क्या बोलते हैं हरित सोना बोला जाता है। इसको भी आपको याद रखना है कि किस पौधे को हरित सोना बोला जाता है। तो देखिए बांस को क्या बोला जाता है हरे सोने के रूप में हम जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाना पौधा कौन सा है, वो है बांस। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एलपीजी का संक्षिप्त रूप बताना है आपको कि एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है लो पेड गैस या फिर लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम, ऑप्शन तीसरा है लोकल पैसेंजर गाड़ी गैस या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो एलपीजी है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए जो एलपीजी है एक घरेलू गैस के रूप में इसका क्या होता है उपयोग किया जाता है, जो एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। जो एलपीजी है वो एक स्वच्छ ईंधन है। और देखिए इसका ऊष्मीय मान की बात करते हैं तो देखिए इसका ऊष्मीय मान क्या होता है उच्च होता है। और देखिए यदि आपसे कहता है कि ये किस प्रकार का जलता है, तो देखिए उच्च ज्वाला के साथ में जलने वाला नीली ज्वाला प्रदर्शित करता है। कैसी, जो जब ये जलेगा तो एक नीली ज्वाला के रूप में आपको दिखाई देगा। तो देखिए एलपीजी के संबंध में कितने महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे कि देखिए जो एलपीजी है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी एक घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, इसका क्या होता है ऊष्मीय मान उच्च होता है और एक नीली ज्वाला के साथ में ये जलने वाला ईंधन है। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि जो एलपीजी है वो किन दो तत्वों का इसमें समावेश होता है। तो देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आपको याद रखना है कि एलपीजी में क्या पाया जाता है, कौन से दो तत्व पाए जाते हैं, तो देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। तो देखिए चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। ऐसा एक स्रोत बताना है आपको जो पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन दूसरा है सौर ऊर्जा, ऑप्शन तीसरा है पेट्रोलियम और ऑप्शन चौथा है कोयला। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सौर ऊर्जा क्या होती है, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसके द्वारा सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। और देखिए एक अक्षय संसाधन है, नवीनीकृत संसाधन है, ऐसा संसाधन है जो क्या है एक स्वच्छ होता है, इसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। और देखिए आजीवन चलता है, ये कभी खत्म ना होने वाला होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अक्षय संसाधन के रूप में जाना जाता है। देखिए जो नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोलियम है और कोयला है, ये कैसे होते हैं अनवीकरणीय होते हैं, जो क्या होते हैं समय के साथ में इनकी आपूर्ति इसकी क्या हो जाती है खपत हो जाती है, कमी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ऑप्शन दूसरा है समताप मंडल, ऑप्शन तीसरा है ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में हम क्षोभ मंडल को जानते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो वायुमंडल की कुल परतें हैं वो कितनी हैं, 5 परतें हैं। तो जो सबसे निचली परत है वो क्या है क्षोभ मंडल हो जाएगी, क्षोभ मंडल हो जाएगी। बिल्कुल देखिए एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझते चलेंगे। इसके बाद जो दूसरी है वो है समताप मंडल, क्या है समताप मंडल। तीसरी हो जाएगी मध्य मंडल, तीसरी हो जाएगी मध्य मंडल। इसके बाद हो जाएगी चौथी आयन मंडल और जो लास्ट की हो जाएगी वो हो जाएगी बाह्य मंडल। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एक बिंदु यहाँ पर समझना है। जो क्षोभ मंडल है, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि मौसम संबंधी घटनाएं आंधी तूफान वर्षा भूस्खलन जैसी घटनाएं, बाढ़ जैसी घटनाएं सभी किस मंडल में घटित होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं सभी बिजली का चमकना तड़कना किस मंडल में घटित होता है, तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। देखिए इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि देखिए वायुयान
और ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? तो देखिए समताप मंडल में पाए जाते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहते हैं, तो देखिए 20 किलोमीटर तक लगातार तापमान समान रहने के कारण समताप मंडल को क्यों बोलते हैं? समताप मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो देखिए 100 डिग्री तक क्या है, इसका टेम्परेचर लो होता है यहाँ पर। तो सबसे ठंडे मंडल के रूप में हम किसको जानते हैं? मध्य मंडल को जानते हैं। आयन मंडल की बात करते हैं तो देखिए रेडियो तरंगें किस मंडल में आपको देखने को मिलेंगी? उपग्रह प्रक्षेपण किस मंडल में किए जाते हैं? तो देखिए रेडियो आयन मंडल में किए जाते हैं। बाह्य मंडल की बात करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों की प्रधानता यदि आपसे पूछता है कि किस मंडल में होती है, तो देखिए बाह्य मंडल में होती है। बिल्कुल देखिए एक एक पॉइंट समझ में आ रहा हो यदि तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? पहला ऑप्शन है हाथी, सांप, शेर या फिर देखिए बकरी। तो देखिए उपभोक्ता की बात कर रहा है कि द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होगा, तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले उत्पादक के रूप में कौन होते हैं? वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक के रूप में। इसके बाद देखिए प्रथम उपभोक्ता की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं प्रथम उपभोक्ता के रूप में किसको ले लूंगा? यहाँ पर मान लीजिए मैंने चूहा को ले लिया, तो देखिए जो प्रथम उपभोक्ता कौन हो जाएगा? प्रथम कंज्यूमर यहाँ पर कौन हो जाएगा? चूहा हो जाएगा। इसके बाद देखिए द्वितीय उपभोक्ता की बात करता है कि द्वितीय श्रेणी का, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा सांप। और जो अंतिम उपभोक्ता के रूप में कौन हो जाएगा? यहाँ पर शेर ले लीजिएगा या फिर यहाँ पर देखिए बाज, यहाँ पर बाज कौन हो जाएगा? यहाँ पर बाज हो जाएगा अंतिम उपभोक्ता के रूप में। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि झूम खेती होती है, तो बताना है आपको कि झूम खेती किस राज्य में होती है? पहला ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन दूसरा है मेघालय में, तमिलनाडु में या फिर देखिए केरल में। तो देखिए झूम खेती बताना है। झूम खेती बिल्कुल देखिए सीटेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि जो झूम खेती है वो क्या है? सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झूम खेती से देखिए सीटेट में बिल्कुल निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं। और यदि आपको देखा हो कि जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर का, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें सीटेट के एग्जाम में बिल्कुल झूम खेती से भर भर के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। जो झूम खेती है वो कहां पर होती है? तो देखिए जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, वहां पर क्या है? झूम खेती होती है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है मेघालय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो झूम खेती है वो होती क्या है, बिल्कुल आपको इसको समझना है। तो देखिए झूम खेती किसी जनजातीय समुदाय के द्वारा स्थानों को क्या है? स्थानांतरण करके, स्थानों का क्या है? बार बार चयन करके, स्थानांतरण करके की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। जब देखिए बदल बदल कर, स्थानों को बदल बदल कर खेती की जाती है तो ऐसी कृषि को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण कृषि या झूम खेती बोलते हैं। देखिए जो झूम खेती का दूसरा नाम है वो क्या है? स्थानांतरण कृषि है। तो इसको आपको याद रखना है। जब बार बार स्थान चयन करके खेती की जाती है तो ऐसी कृषि को क्या बोलते हैं? झूम खेती के रूप में हम जानते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चरण आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए जो दिसंबर माह होता है, दिसंबर माह के पहले क्या होता है कि जो जनजाति होती है उसके पहले उस एरिया का क्या कर लिया जाता है? चयन कर लिया जाता है। मान लीजिए कोई एरिया है, उस जनजातीय समुदाय के द्वारा दिसंबर महीने के पहले ही क्या है? चयन कर लिया जाता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो सारे वृक्ष लगे हुए हैं, तो देखिए फरवरी से जब मार्च के बीच का जो महीना आएगा उस महीने में क्या करेंगे? यहाँ के जो सभी पेड़े हैं यहाँ पर क्या है? काट दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो जितनी भी वनस्पति है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर काट कर क्या है? उसमें आग लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर आग लगा देते हैं जिससे पूरा इलाका क्या हो जाता है? ये साफ हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं? जो उनका हथियार होता है उस हथियार के माध्यम से क्या करते हैं? यहाँ पर खोद खोद कर क्या करते हैं? बीज बो देते हैं। और जब इनका बीज पक जाती है, फसल पक जाती है ये, तो फसल पक जाने के बाद उसको काट लेते हैं और इस स्थान को फिर क्या करते हैं? 3 से 4 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पड़ती के रूप में छोड़ देते हैं। ऐसे ही ये खाली स्थान पड़ा रहता है। फिर इसके बाद में अगले स्थान का चयन करते हैं और फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं। तो इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पहला ऑप्शन है गामा किरणों को, या फिर पराबैंगनी किरणों को, एक्स किरणों को, या फिर बीटा किरणों को। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो
सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं वो कौन सी, पराबैंगनी किरणों को क्या है ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी से आने से उसको क्या करती है, रोकती है। तो देखिए जो पराबैंगनी किरणें हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो देखिए यूवी, यूवीए, जिसको यूवी बी और यूवी क्या होता है सी। जो सी होती है वो क्या होती है, सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरण होती है। देखिए इसी को क्या है हमारी जो ओजोन परत होती है वो क्या करती है, जो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और हानिकारक जो होती है उसको क्या है, पृथ्वी से आने से रोकती है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करता है, उड़ता है या फिर शाकाहारी है, रात्रिचर है या फिर बच्चे देता है। तो देखिए ऐसे जीव जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल देखिए पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न है और एनसीएफ से संबंधित प्रश्न है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो देखिए पर्यावरण को किस स्थान में दिया गया है आपको याद रखना है। तो तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा में क्या है, अलाउ कर दिया गया है। जो देखिए यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 2005 है। तो देखिए 2005 का जो एनसीएफ था, एनसीएफ में क्या कहा गया था कि देखिए कक्षा तीसरी से कक्षा 5वीं तक क्या है, पर्यावरण अध्ययन के लिए अलग से क्या है, इसके लिए पुस्तक बनाई जाएगी और इसके लिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन लागू कर दिया जाएगा। तो तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए क्या है, पर्यावरण एनसीएफ के द्वारा जारी कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं घटित होती हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी पहाड़, ऑप्शन दूसरा है हिमालय, ऑप्शन तीसरा है पश्चिमी घाट और नीलगिरी, ऑप्शन चौथा है उत्तरी घाट। तो देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भूस्खलन की घटना है वो किस स्थान पर, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटित होती हैं, तो हिमालय क्षेत्र में घटित होती हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बाढ़ से समुद्र में पौधे मर जाते हैं क्योंकि देखिए बताना है आपको कि इसका कारण क्या है कि बाढ़ के दौरान जो समुद्र में पौधे होते हैं वो क्यों मर जाते हैं। पहला ऑप्शन है पौधों का कोश का रस पतला हो जाता है, ऑप्शन दूसरा है मूल में जो श्वसन उसका क्या है, रुक जाता है, जो जड़ है उसके द्वारा क्या होता है, उसका श्वसन रुक जाता है, ऑप्शन तीसरा है पौधों का कोश का रस क्या हो जाता है, सांद्र हो जाता है, या फिर देखिए पानी की अधिकता के कारण समुद्र में पौधे मर जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो समुद्र में पौधे होते हैं वो क्या होता है, जैसे ही बाढ़ आती है तो वहां की जो मिट्टी होती है उसकी क्या होते हैं, जो मिट्टी में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। जैसे ही बाढ़ का पानी आता है तो जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, मुंद जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो देखिए जो ऑक्सीजन जो जड़ों तक पहुंचती थी पौधे के, समुद्र में पौधे के जो जड़ों तक जो ऑक्सीजन पहुंचती थी वो क्या है, ऑक्सीजन पहुंचना वहां बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, समुद्र में पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो देखिए जो जड़ होती है उसमें श्वसन क्या हो जाता है, रुक जाता है, इस कारण क्या होता है, समुद्र में पौधे मर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन पहला है लखीमपुर खेरी, ऑप्शन दूसरा है चंदौली, ऑप्शन तीसरा है लखनऊ या फिर वाराणसी। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वो किस जिले में है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है चंदौली, उत्तर प्रदेश का एक जिला है चंदौली, इसको आपको याद रखना है, जिसमें क्या है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखिए लखीमपुर खेरी की बात करते हैं तो लखीमपुर खेरी क्यों इंपोर्टेंट है। देखिए लखीमपुर खेरी में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को आपको याद रखना है, जो लखीमपुर खेरी जिले में है। ठीक है, लखनऊ की बात करते हैं तो देखिए विश्व अनुसंधान संस्थान या किस जिले में है, तो देखिए लखनऊ में है। वाराणसी की बात करते हैं तो देखिए कछुआ अभयारण्य, यदि आपसे पूछता है कि कछुआ अभयारण्य किस जिले में है, तो देखिए वाराणसी को आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो देखिए वाराणसी आपको याद रखना है। तो देखिए हमसे कह रहा था कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के चंदौली में है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल दोस्तों, देखिए सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम सीटेट एग्जाम के लिए मोस्टली ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया था, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को यदि आपने अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से एक बार वीडियो को रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, सभी प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है बिल्कुल कमेंट करना है आपको। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और देखिए, ऐसे ही प्रैक्टिस सेटों के साथ में मैं फिर से आपके एक मजेदार प्रैक्टिस सेट के साथ में आऊंगा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ में अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।